Hello everyone. Today we will discuss our next topic, features of Indian economy. इंडियन इकोनॉमी की फीचर करने से पहले हम लोग अंडर डेवलपमेंट जो कंट्रीज़ होती है उनसे रिलेटेड जो थ्योरीज दी गई हैं उनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो देखो अंडर डेवलप कंट्रीज से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज आई। नेल्सन ने भी अपनी थ्योरी दी थी, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। लुइस ने भी अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर की बात की थी अंडर डेवलप कंट्रीज़ में। यहाँ पर हम दो थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी एंड सेकंड क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस। वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो थ्योरी है वो प्रोफेसर नरक्से ने दी थी और क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस प्रोफेसर लिबेनस्टीन ने इसे दिया था। देखो वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्या है। प्रोफेसर नरक्से ने बताया कि जो अल्पविकसित देश हैं वहाँ पर पॉवर्टी का कारण है वो है आय का कम होना। देखो इसको और थोड़ा डिटेल में देखें अगर हम कि देखो हम जानते हैं कि एक अल्पविकसित देश में अंडर डेवलप कंट्री में जो पॉपुलेशन का जो लेवल होता है वो ज़्यादा होता है, हाई पॉपुलेशन होती है। इट मीन्स वहाँ पर जो सप्लाई होती है लेबर की इज़ ग्रेटर दैन डिमांड फॉर लेबर। मीन्स जो लेबर की सप्लाई है वो ज़्यादा होती है उनकी डिमांड से। इट मीन्स वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट होगा, इवन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी पाई जाती है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स कि जितने लोग हमें काम के लिए चाहिए उससे कई ज़्यादा लोग काम पर लगे हुए होते हैं। तो अब अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट का रिजल्ट क्या होगा, लोगों की इनकम कम होगी। अब इनकम नहीं है तो वो कंट्रीज़ जो है कुछ भी सेव नहीं कर पाते, लो सेविंग होती है वो कंट्रीज़ में। अब इन्वेस्टमेंट के लिए हम जानते हैं कि सेविंग का होना ज़रूरी है। लो सेविंग है तो इसका फर्दर इफेक्ट क्या होगा, लो इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, देन लो प्रोडक्टिविटी, और इसका फिर आगे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जो इकोनॉमी है अंडर डेवलप कंट्री वहाँ पर जो इनकम का जो लेवल है वो भी लो होगा। तो नरक्से ने बताया कि ये जो सर्कल है पॉवर्टी का ये कॉन्टीन्यूसली फ्लो करता रहता है। अगर हम अंडर डेवलप कंट्रीज़ को डेवलप्ड करना चाहते हैं तो ज़रूरी है वहाँ पर लोगों की इनकम को बढ़ाया जाए, उनकी सेविंग को बढ़ाया जाए, फर्दर उस सेविंग को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट किया जाए। इसके बाद सेकंड जो थ्योरी है क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस, ये प्रोफेसर लिबेनस्टीन ने दी और उन्होंने भी यही माना कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ा बैरियर है वो है आय का कम होना। कि अल्पविकसित देशों में अंडर डेवलप कंट्रीज़ में जो आय होती है, जो इनकम होती है वो कम होती है अभी, और हमने देखा कि इनकम के कम होने से लो सेविंग, देन लो इन्वेस्टमेंट, लो प्रोडक्टिविटी, देन अगेन लो इनकम। तो ये सर्कल जो है वो चलता रहता है। आगे उन्होंने अपनी थ्योरी के 3 मेन कंक्लूजन भी दिए कि उन्होंने बताया कि जो अल्पविकसित देश होते हैं वहाँ पर जो इक्विलिब्रियम होता है वो स्टेबल नहीं रहता, चेंज होता रहता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं देखने को मिलता। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जब कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करती है तो जो फर्स्ट उनकी अवस्था होती है, जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें इनकम को कम करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं बजाय उनके बढ़ाने के। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इनकम को कम करने वाले फैक्टर्स ज़्यादा पावरफुल होंगे उनको बढ़ाने से। जब कोई अंडर डेवलप इकोनॉमी अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करती है तो ये फर्स्ट स्टेज में देखने को मिलता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जिन फैक्टर्स के कारण हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ जाती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है, तो एक अगेन इन्हीं फैक्टर्स के कारण हमारी प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम कम भी होने लगती है। अब देखो अगर एक अंडर डेवलप्ड कंट्री में पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है और फर्दर दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और हमारी जो इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में वो भी बढ़ रही है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी पर कैपिटा इनकम पर, वो सेम लेवल पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये उन्होंने मेन जो है 3 कंक्लूजन दिए अपनी थ्योरीज के। इसके बाद हम लोग फीचर्स देखेंगे हमारी इंडियन इकोनॉमी के क्या फीचर्स हैं। हेयर वी विल स्टडी फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज अ प्लांट डेवलपिंग इकोनॉमी, ड्यूलिस्टिक नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी।
तो यहाँ पर हम 5 टाइप से इंडियन इकोनॉमी की फीचर जो है डिटेल में करेंगे। सबसे पहले हम लोग फीचर्स करते हैं इंडियन इकोनॉमी की एज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। पहली फीचर है हमारी स्टैगनेंट पर कैपिटा इनकम। स्टैगनेंट मीन्स जब इंक्रीज़ की जो रेट होती है वो ज़्यादा नहीं होती। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले 50 इयर्स की अगर हम बात करें 1901 से 1951 तक, इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम में जो एवरी ईयर इंक्रीज़ हुआ उसका जो रेट था वो 1% या इससे भी कम रहा था। इसके बाद जैसे जैसे हमने डेवलपमेंट स्टार्ट किया, हमने जो प्लानिंग्स बनाई, जब हमने उसे इम्प्लीमेंट किया तो धीरे धीरे पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज़ तो हुआ, लेकिन अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो इसके कंपैरेटिवली जो इंक्रीज़ था वो बहुत ही कम रहा है। यहाँ पर 2016 और 17 की हम लोग बात कर सकते हैं कि 2016 में और 17 में अगर हम देखें तो पर कैपिटा इनकम में जो इंक्रीज़ था, एवरी ईयर जो होने वाला इंक्रीज़ था, तो उसकी रेट जो थी वो ओनली 3% रही थी। तो ये इसकी एक फ़ीचर है। इसके बाद सेकंड फीचर हमारी आती है लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम। अब देखो जो हमारी इंडिया है वहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है इन 2017 अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंडिया की पर कैपिटा इनकम इन US डॉलर में ओनली 1670 है, जबकि USA में कितनी है 56,850, UK में कितनी है 42,370। तो इट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम USA, UK, जापान, चीन, श्रीलंका के कंपैरेटिवली बहुत ही कम है। इसके बाद हमारी थर्ड फीचर आती है लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब भारत में प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण जो हमारे लोग हैं इंडिया के, उनका जो कंजप्शन लेवल है वो भी बहुत नीचा है, बहुत स्तर जो है वो कम है। अब कैलोरीज़ की अगर हम यहाँ बात करें तो इंडिया में पर डे जो कैलोरीज़ कंज्यूम की जाती हैं वो सिर्फ 2496 कैलोरीज़ कंज्यूम करते हैं, और जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है वहाँ पर डे जो है 3400 कैलोरीज़ को कंज्यूम करते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है कैलोरीज़ में वो कितना ज़्यादा है। अब इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होता है, इंडिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होने के कारण जो इनकी एफिशिएंसी है काम करने की वो भी कम होती है। एफिशिएंसी प्रॉपरली काम नहीं कर पाते तो इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी कम हो जाती है, अगेन उनकी इनकम कम हो जाती है, और इनकम कम होने के कारण ये लोग जो हैं वो निर्धन ही बने रहते हैं, पुअर ही बने रहते हैं। तो ये भी एक अंडर डेवलप्ड कंट्री की फीचर आ जाती है। उसके बाद हमारी फोर्थ आती है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अगर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें इनकम एंड वेल्थ की, तो इंडिया में ये अनइक्वल देखने को मिलता है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2017 के अकॉर्डिंग इंडिया में जो जनसंख्या के सबसे अधिक निर्धन 10% जो लोग हैं उनको राष्ट्रीय आय का, नेशनल इनकम का केवल 3.6% ही प्राप्त होता है, जबकि जो रिच फैमिलीज़ हैं, जो धनी लोग हैं 10%, उनको नेशनल इनकम का 29.8% भाग प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम देखो डेटा से ही देख सकते हैं कि इंडिया में इनकम का और वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना ज़्यादा अनइक्वल है। यहाँ पर देखो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को क्या आती है इंडिया में कि यहाँ पर जो रिच पीपल्स हैं वो डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट्स के से प्रभावित होते हैं। डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट मीन्स कि हम दूसरों को जो गुड्स कंज्यूम करते हुए देखते हैं, हम भी फिर उन्हीं गुड्स का कंजप्शन जो है स्टार्ट कर देते हैं। तो इंडिया में जो रिच फैमिलीज़ हैं वो अपना एक्सपेंडिचर जो है वो लग्जरीज गुड्स पर ज़्यादा करती हैं, बजाय उस सेविंग को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ पर इन्वेस्टमेंट करने की। अगर इंडिया में हमारी सेविंग को प्रॉपरली मोबिलाइज और चैनलाइज किया जाए तो इकोनॉमी में जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम एंड वेल्थ का वो इक्वल हो सकता है। क्योंकि देखो जैसे जापान है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, यहाँ पर इनकम जो होती है, जो भी रिवेन्यू कलेक्ट होता है टैक्सेस से, उसका जो ज़्यादा परसेंटेज है वो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इसके बाद हमारी फिफ्थ फीचर आती है एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पर जो डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर पर वो
ऑलमोस्ट 46.2% है, यानी कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, इनकम जनरेशन के लिए आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। अगर जीडीपी की यहाँ पर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो 2019 में 15.9% है ऑलमोस्ट, और इंडस्ट्री का है 24.88%। तो देखो जैसे जैसे कंट्री जब डेवलपमेंट करती है तो जो डिपेंडेंस होती है एग्रीकल्चर पर वो भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है। अगर इंडिया के कंटेस्ट में भी तो देखें तो 1950-51 में जो एग्रीकल्चर पर जो डिपेंडेंस थी वो बहुत ज़्यादा थी, जो धीरे धीरे अभी हम देखते हैं कि कम हुई है। लेकिन यहाँ पर अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखें, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में पहले जो डिपेंडेंस थी एग्रीकल्चर पर पॉपुलेशन की वो 75% थी, जो अब सिर्फ 0.7% ही रही है। यानी कि अमेरिका इंडिया के कंपैरेटिवली जो है जो डेवलपमेंट है अमेरिका की वो बहुत फास्ट है। Our next feature is lack of proper industrialization। देखो अगर हम इंडिपेंडेंस से पहले की बात करें तो इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारे क्लोथ इंडस्ट्री थी, शुगर इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री, इनका तो प्रॉपर जो है वो डेवलपमेंट हो गया। लेकिन जो हमारी बेसिक इंडस्ट्रीज़ थी, चाहे वो रासायनिक उद्योग हो, चाहे वो मशीनरी इंडस्ट्री हो, चाहे वो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हो, इनका विकास जो है अभी भी प्रॉपरली नहीं हो पाया है। तो ये एक चिंता का जो है विषय है। अभी तक हमारे जितने भी बड़े उद्योग हैं, जितने बिग इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें केवल 75 लाख लोगों को ही रोज़गार प्राप्त है। यानी कि अभी भी आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम बात करें तो अभी भी सिर्फ हमारी जो बिग इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें सिर्फ 75 लाख लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, जो टोटल एम्प्लॉयमेंट का सिर्फ 4% है। तो सिंपली हमें पता चलता है कि अगर हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं है तो एग्रीकल्चर पर जो प्रेशर है वो बना रहेगा, तो जो प्रेशर है वो बढ़ता रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी लैक ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज़। प्रॉपर जो है बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी नहीं होती अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, क्योंकि देखो जब बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है तो हम लोग जो सेविंग होती है उसको प्रॉपर मोबिलाइज नहीं कर पाते और ना ही उनको प्रॉपरली चैनलाइज कर पाते हैं। और हम जानते हैं कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो सेविंग है वो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर सेविंग होगी हमारी तभी हम आगे जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो मेजर रोल प्ले करता है। इसके बाद हमारी 8th फीचर आती है लेस डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो भी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हो पाए, चाहे वो रेलवेज़ हों, चाहे वो रोडवेज़ हों, चाहे वो एयरवेज़ हों। तो आज भी जो इनकी वर्तमान स्थिति है वो पर्याप्त नहीं कही जा सकती, इनकी अभी भी शॉर्टेज है। अगर हम गांव में देखें तो गांव में आज भी जो फार्मर्स हैं, जो पुअर फार्मर्स हैं, वो अपने प्रोडक्शन को बेचने के लिए जो बड़ी बड़ी मंडियां होती हैं वहां नहीं जा पाते, क्योंकि उनके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती और वो गांव में ही कम प्राइस पर अपने प्रोडक्शन को सेल कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम भारत में रेलवेज़ लाइन देखें तो भारत में 1 लाख जनसंख्या के लिए केवल 5.2 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन्स है, जबकि अगर हम इसका कंपैरिजन करें कनाडा से तो वहाँ पर प्रति 1 लाख जनसंख्या के लिए 169 किलोमीटर लंबी रेल लाइन्स हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा डिफरेंस है डेवलप्ड कंट्रीज़ और इंडिया जैसी जो हमारी कंट्रीज़ हैं। तो ये भी इसकी एक फीचर है। इसके बाद 9th फीचर आती है हमारी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। अब हम जानते हैं कि अंडर डेवलप्ड कंट्री में जो पॉपुलेशन का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। वहाँ पर सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ी नहीं रही होती, ज़्यादा ही नहीं होती, बल्कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट होती है वो भी हाई होती है और इसकी वजह से काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ती हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, फूड की जो प्रॉब्लम है वो अराइज हो जाती है। तो ये पॉपुलेशन का जो बढ़ना है, जो ग्रोथ रेट जिन कंट्रीज़ में हाई होती है पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में के लिए एक सबसे बड़ा
ऑब्स्टेकल है, तो ये एक रुकावट की तरह है कि एक कंट्री जो है अपना आर्थिक विकास नहीं कर सकती जब तक उस कंट्री की जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को जब तक हम कम नहीं कर लेते। नेक्स्ट फीचर आती है हमारी लैक ऑफ कैपिटल। देखो, हम जानते हैं कि किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए कैपिटल फॉर्मेशन एक मेजर रोल प्ले करता है। अगर 1950 और 51 की बात करें तो उस टाइम पर हमने अपने टोटल इनकम का सिर्फ 9% ही सेव कर पाए थे और इतना ही ऑलमोस्ट हमारा इन्वेस्टमेंट था उस टाइम पर। 2015 और 16 में अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है वो बढ़कर 33.3% हो गया। बट अभी भी ये कंपैरिजन करें अगर इनका हम डेवलप्ड कंट्री से तो ये बहुत ही कम है। और इसका रीज़न क्या है? देखो, अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया कि इंडिया में जो प्रॉपर बैंकिंग फैसिलिटीज़ आज भी अवेलेबल नहीं है और जो रिच पीपल्स हैं, जो रिच पर्सनस हैं, वो अपनी सेविंग का एक्सपेंडिचर कहाँ करते हैं? लग्जरीज गुड पर, क्योंकि वो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अगर रिच पर्सनस भी अपनी सेविंग को प्रॉपरली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ पर इन्वेस्ट करें तो हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जो है ज़रूर होगा। तो ये इसकी एक फीचर है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट फीचर आती है अंडर डेवलप्ड नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखो, भारत में जो नेचुरल रिसोर्सेज की अगर बात करें तो उनमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन हम इन्हें प्रॉपरली जो है यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। अब इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है हमारे पास प्रॉपरली, तो इसकी वजह से हम लोग जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसका हम प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे। जो फॉरेस्ट है हमारे पास उनका भी हम प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि एक अल्प विकसित जो देश है अपना डेवलपमेंट जो है वो रैपिडली नहीं कर पाता। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी शॉर्टेज ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स। देखो, शिम्पिटर ने एक बात कही थी, प्रोफेसर शिम्पिटर ने ये कहा कि एक देश के आर्थिक विकास के लिए एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में जो एफिशिएंट लेबर के साथ साथ जो एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स है वो भी अवेलेबल नहीं है। तो वो किसी भी प्रकार का रिस्क उठाकर जो न्यू इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस्टेब्लिश नहीं करते। अगर वो रिस्क उठाकर न्यू इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो भारत की जो इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है उसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। इसके बाद आता है पुअर टेक्नोलॉजी। अब हम जानते हैं कि इंडिया में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो भी पुअर है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर पा रहे हम अभी भी। और इसका देखो इफ़ेक्ट क्या होता है कि जब इंडियन गुड्स को फॉरेन गुड्स के साथ कंपटीशन करना पड़ता है तो वहाँ पर फॉरेन गुड्स के साथ इंडियन गुड्स कंपटीशन फेस नहीं कर पाती। और इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट क्या होता है कि हमारे इंडियन के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं, उन पर बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है इसका एक और इफ़ेक्ट भी होता है कि अगर मान लो हमारी टेक्नोलॉजी पुअर है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम यूज़ नहीं कर पा रहे, तो जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको भी हम प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते, एफिशिएंटली जो है यूज़ नहीं कर पाते। तो ये हमारी कुछ फीचर्स हैं इंडियन इकोनॉमी की एज अ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अब नेक्स्ट फीचर हम लोग करेंगे फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में देखते हैं क्या क्या फीचर होती है। 3 फीचर्स हैं बेसिकली, पब्लिक सेक्टर, लाइसेंस सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। देखो, पब्लिक सेक्टर में 1991 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसके बाद अब सिर्फ 2 ही सेक्टर ऐसे हैं, एक परमाणु है और दूसरा रेलवे है। अब सिर्फ इन्हीं 2 सेक्टर को जो है पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व रखा गया। बाकी जितने भी सेक्टर है उसमें अब जो निजी क्षेत्र है, जो प्राइवेट सेक्टर है, अपने उद्योग स्थापित कर सकते हैं। लाइसेंस सेक्टर में टोबैको आइटम्स हो गए हमारे, डिफेंस, एरोस्पेस एंड वॉरशिप्स, हैजार्डियस केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव। इन दीज इंडस्ट्रीज रिक्वायर कंपल्सरी लाइसेंसिंग बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल सेफ्टी एंड स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन। बस इसी में ही हमें अब लाइसेंस लेना ज़रूरी है। फिर थर्ड आता है हमारा प्राइवेट सेक्टर। देखो, प्राइवेट सेक्टर की अभी हमने बात की कि पब्लिक सेक्टर में सिर्फ 2 ही सेक्टर रिजर्व हैं, बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें अब प्राइवेट सेक्टर जो है उद्योग स्थापित कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर एक्सप्लॉइट ना करें और जो पुअर
और जो मीडियम फैमिलीज़ है उनके वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मेजर्स भी अपनाए हैं। जैसे 1951 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट बनाया गया, जो ये देखता है कि लेबर का किसी भी प्रकार का कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो। इसके अलावा कोऑपरेटिव जो सेक्टर्स हैं वो बनाए गए हैं, उनकी स्थापना की गई है। प्रोडक्शन रिजर्व्ड फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो इनकम एंड वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको इक्वल करने के लिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उनके डेवलपमेंट को भी विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। तो ये इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। तो दीज आर द फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। नाउ अवर नेक्स्ट फीचर इज फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज एन प्लान डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी में कौन कौन से फीचर होती है, अब हम उसे स्टडी करेंगे। हमारी पहली फीचर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अब देखो, हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक विकास का प्रतीक है। मींस अगर नेशनल इनकम में कितना इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, तो हम इसी से ही मालूम कर सकते हैं कि कंट्री डेवलप्ड इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है या अंडर डेवलप्ड कंट्री है। रिसेंटली अगर हम इंडिया के कंटेस्ट में बात करें कि 1950-51 से 2015-16 तक नेशनल इनकम में जो एवरेज इंक्रीज़ रहा है एवरी ईयर, वो रहा है 5.1%। 2019 और 20 की अगर बात करें तो देयर इज़ इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम और दैट इज़ 6.8%। यानी कि 2019 और 20 में नेशनल इनकम में कितना इंक्रीज़ हुआ है, 6.8%। इसके बाद पर कैपिटा इनकम की बात आती है। पर कैपिटा इनकम हम जानते हैं कि इज़ अ क्रूड इंडिकेटर ऑफ अ कंट्रीज प्रॉस्पेरिटी। किसी भी कंट्री की अगर हमें प्रॉस्पेरिटी को जानना है तो पर कैपिटा इनकम से हम मालूम कर सकते हैं। पर कैपिटा इनकम 2016-17 में जो ग्रोथ रेट थी इसकी वो 5.4% थी। रिसेंटली ही मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने एक डाटा रिलीज़ किए और हमें ये बताया कि द कंट्रीज पर कैपिटा मंथली income is estimated and have to risen by 6.8% to rupees 11,254 during 2019-20। मीन्स कि पर कैपिटा इनकम में भी कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है। 2019 और 20 की अगर बात करें तो 6.8%। इसके बाद हमारी थर्ड फीचर आती है इंक्रीज़ इन रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन में भी इंक्रीज़ देखने को मिलता है। 2015 और 16 में जो कैपिटल फॉर्मेशन की जो ग्रोथ रेट थी वो 33.3% थी और रिसेंटली ही वर्ल्ड बैंक ने सितंबर 2020 में एक डेटा रिलीज़ किया और उसमें हमें ये बताया कि जो ग्रोथ रेट है यहाँ जो कैपिटल फॉर्मेशन की वो 30.21% है इन ईयर 2019। इसके बाद हमारी फोर्थ फीचर आती है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो, इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था या ग्रीन रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड था वो 1965 से 66 के बीच में रहा है और इस टाइम पीरियड में हमने जो प्रोडक्शन था उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था क्योंकि दैट टाइम हमने न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया था, न्यू जो फर्टिलाइज़र थी, जो पेस्टिसाइड्स थे उनको यूज़ किया था, हाई यील्ड जो वैरायटी सीड्स थे उनको यूज़ किया था, तो प्रोडक्शन में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ था। वीट एंड राइस ग्रेन वाज प्रोड्यूस द मोस्ट ड्यूरिंग द इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडिया में वीट एंड जो राइस थी वो ज़्यादा प्रोड्यूस की गई थी ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टाइम पे। अगर हम डेटा देखें 1951-52 में जो ग्रेन का प्रोडक्शन था वो 550 लाख टन था, जो 2016-17 में बढ़कर कितना हो गया 2751 लाख टन। इरिगेटेड एरिया की भी अगर हम बात करें तो इरिगेटेड एरिया टोटल एग्रीकल्चरल लैंड का सिर्फ 17% था, लेकिन रिसेंटली देखें तो 48.8% जो है हो गया, यानी कि देखो 17% से 48.8%, तो यहाँ पर इंक्रीज़ देखने को मिलता है।
इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी हमने एक बिग अचीवमेंट जो है प्राप्त की है, चाहे वो आयरन इंडस्ट्री हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री हो, इनमें काफ़ी अधिक जो विकास देखने को मिला है। 2016-17 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो ग्रोथ रेट थी वो 5.6% रही है। हमारी नेक्स्ट फीचर आती है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमारा जो है डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो हमारी रोडवेज़ हो, चाहे रेलवेज़ हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, टेलीकॉम हो, बैंकिंग हो की बात हो, तो यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और हम जानते हैं कि किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होना भी ज़रूरी है। सोशल फैसिलिटीज़ भी इंक्रीज़ हुई हैं, चाहे वो एजुकेशन की बात करें, चाहे हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हों, चाहे हमारी जो हॉस्पिटल्स हों, जो डॉक्टर्स की जो संख्या है वो भी बढ़ गई है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हमारे बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ हमारी बढ़ गई हैं, इनरोलमेंट है एजुकेशन में वो भी इंक्रीज़ हो गया, तो एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुई है, तो सोशल फैसिलिटीज़ में भी इंक्रीज़ हुआ है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट। देखो, सरकार जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करने के लिए टाइम टू टाइम बहुत सारी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती रहती है। तो स्पेशली जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं या लेबर इंटेंसिव टेक्निक है उनको प्रमोट किया जाता है, और उसके लिए बहुत सारी जो प्लानिंग्स हैं उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिससे जो रोज़गार के अवसर उत्पन्न हो सके। हमने मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया है, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया है, जिसका बेनिफिट क्या हुआ है कि जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो कम हो गया। मीन्स अब हम सेम कैपिटल को यूज़ करके पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर एक कंट्री सेम कैपिटल को यूज़ करके ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है तो ये इंडिकेटर है उसके डेवलपमेंट का। इसके बाद आता है एक्सपोर्ट प्रमोशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। देखो, अगर हम बहुत पहले 1950 या 51 की बात करें तो हम सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्ट्स को ही एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन रिसेंटली अब हम इंजीनियरिंग गुड्स हैं, ज्वेलरी है, सॉफ्टवेयर है या डिफरेंट सर्विसेज हैं उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। साथ के साथ हम अब इंपोर्ट भी हमारा कम हो गया, यानी कि इंपोर्ट पर जो हमारी डिपेंडेंस थी वो पहले से कम हो गई है। पहले क्या होता था कि हम मशीनरी थी, केमिकल्स थे, फर्टिलाइज़र थे या हाई क्वालिटी के सीड्स थे, इनको हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब इन्हीं गुड्स का हम अपनी कंट्री में ही प्रोडक्शन जो है करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि जो हमारी डिपेंडेंस है वो कम हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट फीचर आती है डेवलपिंग इकोनॉमी की, लेस साइक्लिकल फ्लैक्चुएशन। जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है उसमें जो फ्लैक्चुएशंस होती हैं, चाहे वो बूम हो चाहे वो रिसेशन हो, वो कम देखने को मिलती है। मीन्स स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इकोनॉमी में। प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू नीड किया जाता है। जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानर्स होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन एंड फिजिकल कैपिटल को ध्यान में रखते हुए कितना प्रोडक्शन करना है उसका डिसीज़न लेते हैं, जिससे किसी भी प्रकार का कोई वेस्टेज ना हो। जितना भी सेक्टर है हमारे उसमें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो बैलेंस्ड होता है। नेक्स्ट आता है राइट यूज़ एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। डेवलपिंग इकोनॉमी में जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर यूज़ होता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। साथ में कंजर्वेशन को भी ध्यान में रखा जाता है कि जैसे कोयला है, तेल है, इनको हम कंजर्व करके रखें ताकि जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है और साथ में जो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसे किसी भी प्रकार की कोई शॉर्टेज को फेस करना ना पड़े। तो ये हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी की फीचर्स हैं। नाउ अवर नेक्स्ट फीचर इज़ ड्यूलिस्टिक नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें 3 फीचर्स हम करेंगे, इकोनॉमिक ड्यूलिज्म, टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म एंड सोशियोलॉजिकल ड्यूलिज्म। देखो, यहाँ पर जो ड्यूलिस्टिक ये जो वर्ड है ये क्या कहना चाहते हैं इसमें कि चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो, चाहे वो सोशियोलॉजिकल हो, यहाँ पर हमें 2 क्लासेस देखने को मिलेगी। तो एक सेक्टर तो जिसमें डेवलप्ड होगा और दूसरा जो है वो अनडेवलप होगा। तो पहला देखते हैं इकोनॉमिक ड्यूलिज्म। इकोनॉमिक ड्यूलिज्म में जो फर्स्ट क्लास जो होती है, जो पहला वर्ग होता है वो निर्धन वर्ग हम कह सकते हैं, और जो दूसरा वर्ग होता है वो धनी वर्ग होता है जो सेविंग कर सकता है। जो निर्धन वर्ग होता है वो बेसिकली जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, जो निर्वाह खेती है उसी में लगे हुए होते हैं, अब वो सिर्फ जीवित रहने के लिए ही कमा पाते हैं। तो एग्रीकल्चर में किसी प्रकार का कोई सरप्लस नहीं होता, उन्हें किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट नहीं होता जिसकी वजह से वो सेव कर पाएँ।
जो सेकंड क्लास होती है, जो धनी लोग होते हैं, जो रिच पीपल्स होते हैं, वो सेविंग कर सकते हैं, बट वो अपनी जो सेविंग होती है उसको कहाँ एक्सपेंडिचर कर देते हैं, लग्जरीज गुड्स में। तो लग्जरीज गुड्स में एक्सपेंडिचर करने के कारण जो लग्जरीज गुड्स की डिमांड है वो बढ़ जाती है और हमें फिर उसका इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर ये जो धनी वर्ग है, अगर ये प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में निवेश करे तो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री भी अपना डेवलपमेंट कर सकती है। सेकंड आती है इसी में टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म। टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म में जो एक क्लास होती है, दो क्लासेस होंगी तीनों में। जो पहली क्लास होती है उसमें प्रोडक्शन की जो पुरानी टेक्निक का यूज़ किया जाता है और पुरानी टेक्निक यूज़ करने के कारण जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होती है। दूसरा जो क्लास होती है, दूसरा जो वर्ग होता है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के कारण उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी हायर होती है। थर्ड आता है हमारा सोशियोलॉजिकल ड्यूलिज्म। सोशियोलॉजिकल में इसमें जो पहली क्लास होती है वो बड़ी ही रूढ़िवादी, अंधविश्वासी होती है, अनपढ़ होते हैं, एजुकेटेड नहीं होते। और जो सेकंड क्लास, जो दूसरा वर्ग आता है, उसमें वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज़ करने के साथ साथ जो एजुकेटेड होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो लेबर होती है वो भी स्किल्ड होती है, वो पुरानी परंपराओं को नहीं मानते, ना ही वो किसी प्रकार की अंधविश्वास में यकीन करते हैं। तो वो कहने का मतलब क्या है, वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। तो इस फीचर में ड्यूलिस्टिक नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के जो फीचर हैं, इसमें जो इकोनॉमी है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसमें एक पार्ट या एक जो सेक्टर है या एक क्लास है वो प्रॉपर होगी, मतलब कि डेवलप्ड होगी या डेवलपिंग होगी, और जो दूसरी क्लास होती है वो पूरी ही अंडर डेवलप्ड होती है। अवर नेक्स्ट फीचर इज सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी की कौन कौन से फीचर्स आएंगे। इसमें 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। 3 सेक्टर्स हैं हमारे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर हो गया, फिशरीज़ हो गया, फॉरेस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आएंगी। सेकेंडरी सेक्टर में हमारी इंडस्ट्री है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, पावर इंडस्ट्रीज़ है, उन्हें इंक्लूड करेंगे। और टर्शरी सेक्टर में हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे जैसे बैंकिंग है, बीमा है, टेलीकॉम है, तो ये किस में आएंगी, हमारी टर्शरी सेक्टर में। अगर इनका कंट्रीब्यूशन देखें इकॉनमी में 2018 और 19 का अगर डेटा लें, तो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसका कंट्रीब्यूशन है 17.3%, 17.3%। सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 29.6%, और जो टर्शरी सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर का है, उसका कंट्रीब्यूशन है 54.3%। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो डिपेंडेंस है वो प्राइमरी सेक्टर पर धीरे धीरे कम हो रहा है, और जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो टर्शरी सेक्टर का इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज़ अवर टॉपिक। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स। थैंक यू एवरीवन।